ये स्टॉक है सुज़लॉन एनर्जी का। 2007 के आसपास ये 400 रुपये पे ट्रेड करता था और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डाउनवर्ड चार्ट 2012 आते आते ये 18 रुपये पे आ गया। उसके बाद भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें एवरेजिंग करते रहे, मतलब नीचे के प्राइस पे परचेज़ करते रहे ये सोच के कि एक दिन ये रिकवर कर जाएगा, लेकिन इसने कभी भी रिकवर नहीं किया। अभी ये 10 रुपये से कम पे ही ट्रेड करता है और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो अभी तक इसमें फंसे हुए हैं इतने साल होने के बाद भी। क्वेश्चन ये राइज होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस तरह के स्टॉक में ही क्यों पैसे लगाते हैं और टाइम आने पे वो इसमें से निकलते क्यों नहीं हैं। जब दिख रहा था कि नीचे आ रहे हैं तो आखिर उन्होंने प्रॉफिट या लॉस बुक क्यों नहीं किया। क्या इसके पीछे उन्हीं की अंदर की कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम है या फिर कोई एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसके लिए काम करता है। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि ऑपरेटर्स कैसे कंट्रोल करते हैं शेयर्स को और कैसे ब्रेन वॉश करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो ये पूरी कहानी है ह्यूमन इमोशंस की, ना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की। शेयर मार्केट में पैसे बनाना या वेल्थ बनाना इट्स नॉट ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स अ मैटर ऑफ इमोशन। इमोशंस, जब हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट होते हैं तो हमारे दिल में उसके लिए एक सिंपैथी क्रिएट हो जाती है। जब वो ऊपर जा रहा होता है एक नंबर क्रिएट हो जाता है, एक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं हम अपने दिमाग के अंदर। और हमारे दिमाग की एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब आप एक हायर नंबर देख लेते हो तो आप उससे छोटे नंबर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सिंपल सी चीज़ है, आप अगर मर्सिडीज़ चला रहे हो आपके लिए होंडा सिटी छोटी गाड़ी है, आप अगर सेंटो चलाते हो तो आपके लिए होंडा सिटी बड़ी गाड़ी है। तो होंडा सिटी है। आपका दिमाग है जो ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप को डोलड्रम्स में घुमा रहा है। इसी इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी स्टॉक को कंट्रोल करते हैं। उनकी अपनी कंपनी का भी हो सकता है वो स्टॉक, ये मार्केट में कोई स्टॉक जिसमें वॉल्यूम नहीं होता वो उसको भी उठा लेते हैं। उसके बाद वो अलग अलग लोगों को सेटअप करते हैं, शेल एंटिटीज़ बनाते हैं ट्रेड करने के लिए और उसके अंदर वॉल्यूम लाना शुरू करते हैं। इस वॉल्यूम को लाने के साथ ही उसका प्राइस इंक्रीज़ होने लगता है क्योंकि शेयर तो उतने ही है, बट अचानक उनकी डिमांड बढ़ गई। फिर उसके इंक्रीज़ होने के बाद में वो लोग अलग अलग जो ब्रोकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, इंग्लिश वालों पे, हिंदी वालों पे, सब पे, उन सब लोगों को एक भेज देते हैं कि यार रिकमेंडेशन में ये वाला शेयर देना है। अब एकदम से उसमें वॉल्यूम आया, उसकी रिकमेंडेशन सब तरह से जाने लगी तो वो अचानक से पंप होके ऊपर जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो एक सीधा सरल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो जब बात करता है अपने इन्वेस्टमेंट को देखता है तो वो कहते हैं कि यार मैं तो कितना, मतलब साल भर में 5-10 इतने परसेंट ही आया मेरे को, तो या 20% आ गया होगा, बहुत अच्छा स्टॉक होगा। तो ये तो देखो ना, एक हफ्ते के अंदर 15% आ गया। तो वो अपनी सारी की सारी शालीनता और अनुशासन, डिसिप्लिन सब बाहर में जाने देता है और वो सोचता है इसको बेचो, इसको ले लो, इसको लेके तो यार ठीक है ना। जब एक महीने में 15% गया तो उसके बाद 20% भी और टोटल भी चलेगा, वो मैं तो बेच के निकल जाऊंगा, मुझे इस स्टॉक के अंदर फिर नहीं रहना, मेरे तो सही पैसे बन जाएंगे, अपना 1-2 करोड़ रुपए आराम से अपनी हॉलीडे प्लान कर लेता है बंदा, रिटायरमेंट भी प्लान कर लेता है पूरा। अब जैसे ही वो स्टॉक आपने लिया तो दो चीज़ होंगी, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों ही केस में आपका कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर वो नीचे जाएगा तो आपकी लॉस बुक करने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि आप उसको एक नंबर पे देख चुके हो, अपने दिमाग में ऑलरेडी प्लान कर चुके हो। अगर वो ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे क्योंकि वो ऊपर जाता रहेगा। अब आपका जो टारगेट है उसके साथ साथ वो टारगेट भी बढ़ता रहेगा। तो मान लीजिए उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, उसने 20% बढ़ गया, आप सोचोगे 20% वो 100% बढ़ जाए और ज़िंदगी में कुछ काम नहीं करना, नौकरी भी छोड़ दूंगा, रेजिग्नेशन लिख के जेब में रख लिया। जस्ट लाइक के सचिन ने अगर कभी 200 रन बना दिए तो अगली बार आपको 200 भी कम लगने लगा, आपको नहीं यार इस बार तो 250 बना। वही नंबर्स का गेम। अब आपने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया और ऑपरेटर को जहां तक उसको लेके जाना था ऑपरेटर लेके जा चुका, अब उसको उसमें से निकलना है। जिस दिन ऑपरेटर उसमें से निकल गया वो धड़ाम से नीचे आएगा। उसके नीचे आते आते आप वेट करोगे, आप अब भी यकीन नहीं करोगे। जिस दिन वो प्रॉफिट से आपके लिए लॉस में आ गया आपकी हिम्मत ही नहीं होगी इसमें लॉस बुक करने की। क्यों? क्योंकि आपने एक सपना देख रखा है कि मुझे इससे रिटायरमेंट लेना है, तो आप उस सपने को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। फिर जब वो और नीचे आएगा और नीचे आएगा तो हो सकता है कि आप बाकी और शेयर्स बेच के और कोई अपनी सेविंग्स निकाल के उसमें और एवरेजिंग कर लो। फिर वो और नीचे आएगा। उसके बाद आता है सेकंड वाला फेज जिसमें हम लोग सोचते हैं मैं ही मनूस हूँ। तो आपको ये लगने लगेगा कि नहीं स्टॉक तो सही था, ऊपर गया था, मैं ही मनूस हूँ, मैंने बुक नहीं करी, मेरी स्ट्रेटजी गलत हो गई। तो इस बार की स्ट्रेटजी के बाद आप दूसरी बार किसी और स्टॉक में घुसोगे। तो ध्यान रखना ऑपरेटर आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसने इस बार जो स्ट्रेटजी अपनाई है अगली बार उसको चेंज कर देगा। तो हर्षद मेहता हो चाहे केतन पारेख चाहे अदानी, अल्टीमेटली सबको टारगेट करना होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि एक बार अपनी कंपनी के स्टॉक जो उनके लिए 10 रुपये की फेस वैल्यू का था तो उन्हें कितने मिला,
₹10 की फेस वैल्यू पे ना। आप उसका IPO ले आए, आपने पब्लिक में ले गए, फिर आपने किसी ऑपरेटर को पकड़ लिया, भाई इसका रेट बढ़ा, उसने उसका रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो एक लेवल पे पहुंच गए भैया 3,000 4,000 के लेवल पे, तो ठीक है, तो उनके साथ तो केस उल्टा हो गया, रिसर्च आ गई। नहीं भी आती तो एक ना एक दिन होना यही था कि जिस दिन ऑपरेटर उसमें से निकलता वो अपने एक्चुअल प्राइस पे आ जाता। तो इसमें जो कंपनी का ओनर है या ऑपरेटर है उसका कभी कोई लॉस होता नहीं है, लॉस हमेशा रिटेल इन्वेस्टर का ही होता है। अभी सवाल पैदा होता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट में तो कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता? हो सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स हैं उनको चूज करो, निफ्टी 50 शेयर्स हैं उनको चूज करो, लेकिन डाइवर्सिफाई करो। ध्यान रखो, अदानी में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स थे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को पहले ही डाउट हो गया था और उनका डेट रेशो देख के, उनकी पी रेशो देख के काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने उनमें पहले ही इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। जबकि उनको प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि वो निफ्टी 50 के अंदर आ गया था, तो जो इंडेक्स फंड्स हैं उनको मैंडेटरी था उसके अंदर अपनी इक्विटी बढ़ाना, तो यहाँ पे इंडेक्स फंड्स को प्रॉब्लम आने लग गई थी। लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड्स को पहले ही समझ में आ गया था क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं जो एक्चुअल डेटा रीड कर सकते हैं। जो हम लोग कभी किसी एक्सपर्ट का, लाइक SP तुलसियान का किसी का भी हम लोग एनालिसिस सुन लेते हैं, इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान रखना, रेणुका शुगर, सुजलॉन, कभी इनके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। जो जिस दिन स्टॉक को गिरना होता है ना, उसके फंडामेंटल 2 मिनट में ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो जो उसकी बैलेंस शीट कल तक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वही उसकी बैलेंस शीट कल खराब हो जाती है, उसको खराब होने में 2 ही दिन लगते हैं सिर्फ। ऑडिटर्स गए, उन्होंने एक फ्रॉड पकड़ लिया कि भाई ये फ्रॉड है, सत्यम इंडस्ट्री। सो वी ऑल हैव द एग्जाम्पल्स। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कंपनी बहुत ग्रो कर रही है उसमें भी कुछ ना कुछ बबल क्रिएट हो रहा हो। तो डाइवर्सिफाई आप करोगे, 20-25 शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, 1-2 खराब भी निकल गए तो एटलीस्ट आपकी पूरी की पूरी वेल्थ उसमें इरोड नहीं होगी। और उससे भी अच्छा एक तरीका है कि आप SIP लगाएं म्यूचुअल फंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इन सब में पता है क्या है? कि इन्वेस्ट करना है और भूल जाना है, उसको बार बार पलट के देखना नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है, भूल जाना है, कभी साल में एक बार देखना, 2 साल में एक बार देखना। ये समझ लो कि आपकी RD है तो RD लग गई, अब जितने की भी है अब उसको 20 साल बाद देखेंगे। अगर आप उसको 10 या 20 साल बाद देखोगे ना, आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। आज तक का आप मार्केट का पूरा चार्ट उठा के देख लो, निफ्टी में किसी ने अगर 10 या 15 20 साल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हो, उस बंदे ने आज तक कभी लॉस नहीं उठाया होगा। लेकिन हमारा इमोशनल बैलेंस जो हमेशा खराब हो जाता है, डिसिप्लिन और हम लोगों का लालच, वो हमें लेके अक्सर डूब जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी पूरी पूरी लाइफ की सेविंग्स मार्केट के अंदर खत्म कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आप में से अगर बहुत लोगों ने ट्रेड किया है तो आप इससे कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि ऐसा एक्चुअल में मार्केट में होता है। इस वीडियो पे बहुत सारे लोग जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर एजेंट्स हैं, वो मेरे अगेंस्ट भी लिख सकते हैं। मुझे पता है इस बात का कि ये बोल सकते हैं मुझे कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में, मैंने 100 करोड़ कमाया मार्केट से, मैंने 50 करोड़ कमाया। सर मार्केट से सिर्फ 3 लोग कमाते हैं, इनसाइडर, ऑपरेटर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इसके अलावा मार्केट से कोई चौथा बंदा मैंने आज तक कमाता हुआ नहीं देखा। हाँ, एक हिंडनबर्ग और थे, बट उन्होंने भी रिसर्च रिपोर्ट निकाली, शॉर्ट किया, इसलिए कमा लिया। उनकी भी एक यूनिक स्ट्रेटजी है जो पूरे मार्केट में कहीं चलती नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर अब तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।